हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे प्यारे चैनल अपने चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स और करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स लगातार मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ नोट्स जो है आपकी तैयारी को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आप हमें फॉलो करने के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या फिर जो है इस पीडीएफ में जो है इन आइकन्स पर क्लिक करके आप हमारे पेज पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पर चर्चा की थी और आज हम उसके अंतिम जो है ऑर्गन पर चर्चा करेंगे, जिसे हम यूएन सेक्रेटरीट कहते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो आइए हम सबसे पहले इसका सामान्य परिचय जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है, जो विभागीय निर्देशों द्वारा संचालित होता है। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग हैं या उसकी एजेंसियां हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ये संचालित होता है। तो एक तरह से उसका ये प्रशासनिक अंग है। और सभी क्या थे? और सभी कार्यकारी अंग थे। ये इसका एक तरह से प्रशासनिक अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय प्रमुख को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय प्रमुख हैं उनको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। अभी हमने बताया आपको, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद जैसे अन्य संगठनों द्वारा निर्देशित होते हैं। तो मतलब इसको निर्देश देने का काम महासभा, सुरक्षा परिषद, इसके अलावा जो है अन्य संगठन करते हैं। तो अब ये तो रहा इसका सामान्य परिचय। अब हम जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय के कार्य क्या क्या हैं। तो सचिवालय विभिन्न मुद्दों पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तैयार एवं इकट्ठा करता है। इसका तात्पर्य ये है, जैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो है, मान लीजिए आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया या महासभा में बहस होनी है, तो उस पर जो है ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उस मुद्दे की निकालने का प्रयास करता है। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पॉवर्टी इन इंडिया टॉपिक पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर बातचीत होनी है, तो पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में जो है उसकी जानकारी, उसको इकट्ठा करने का काम, ये भारत की सरकार से मांगने का काम इसी सेक्रेटरीट या सचिवालय का होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में उसकी मदद करता है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यकारी अंग हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें जो है ये मदद करता है। तो इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। तो इसका तात्पर्य है दोस्तों, अभी हमने बताया था आपको, जब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जब पढ़ी थी, तो वहाँ भी हमने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का ये आयोजन करती है। तो इसका काम ये है कि वो आयोजन करती है और इसका काम है उस व्यवस्था को देखना, उसमें जो है प्रशासनिक कार्यों को देखना। तो इस तरह से ये अपनी भूमिका निभाता। फिर अगला, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाओं में प्रतिनिधियों द्वारा दिए जाने वाले भाषणों का अनुवाद तथा दस्तावेजों का वितरण करता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि देश हैं, उनके द्वारा जो भी स्पीच दी जाती है, अभी जैसे मान लीजिए मोदी जी गए थे, तो इन्होंने तो वहाँ हिंदी में स्पीच दी। तो इस तरह से अब हिंदी तो वहाँ की कार्यकारी भाषा है नहीं, तो उसको फिर वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, हमने आपको बताया था कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो उनमें जो है फिर ये सेक्रेटरीट जो है उसको मतलब उसका अनुवाद का कार्य करता है। तो इस तरह से ये अपनी भूमिका को निभाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2012 तक सचिवालय में विश्व भर के 43,000 कर्मचारी थे। मतलब इसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई है, 30 जून 2012 तक की रिपोर्ट है। उसमें ये था कि 43,000 कर्मचारी पूरे विश्व के देशों के इसमें काम करते थे। तो चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासचिव और उनके स्टाफ के दायित्वों के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का सम्मान करेगा। तो इस बात का एक तात्पर्य ये है
प्रमुख तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, ये इनको मान लीजिए किसी देश में जैसे मान लीजिए भारत आना है या अमेरिका जाना है या जो है अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका जाना है या फिर मान लीजिए दक्षिण कोरिया जाना है, तो वहाँ पर जाने से इनको या इनके किसी भी मेंबर को कोई रोकेगा नहीं, कोई देश पाबंदी नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो इस तरह से जो है इस बात का ये तात्पर्य, और उनके स्टाफ के दायित्वों के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का सम्मान करेगा तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनुचित तरीके से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये इस बात का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए अब वो किसी के देश गए हैं, वो बड़ा धन संपन्न देश है, तो वो इनको पैसा देकर इनको लुभाने का प्रयास नहीं करेगा, ये अनुचित है। तो या उनसे अपने यहाँ का काम करवाने का मतलब करवाए अपने लिए, तो इस तरह से वो प्रयास नहीं करेगा। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र का सचिव मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, फिर भी इसके अन्य कार्यालय आदिस अबाबा, बैंकॉक, बेरूत, जिनेवा, नैरोबी, सैंटियागो और वियना में स्थित हैं। तो इसके अलावा ये इसके अन्य जो है कार्यालय हैं। अब अगला है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल के बारे में अब हम बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल सचिवालय के प्रधान तथा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। चीफ आप कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, या आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हैं, जो इसे संपूर्ण प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इनका चुनाव सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। तो अभी जो वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस जो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उनका चुनाव 2016 में हुआ था और 2021 तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो इस तरह से अगला है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सुरक्षा परिषद का ध्यान विश्व शांति को भंग करने वाली समस्याओं की ओर ले जाना, या इसका तात्पर्य है जो इनका मुख्य कार्य है कि जो आपको जैसे हमने बताया था कि सुरक्षा परिषद विश्व शांति एवं सुरक्षा को मेंटेन करने का काम करती है। तो उन समस्याओं को जो है सुरक्षा परिषद को उनको संज्ञान में लाना, तो ये इनका प्रमुख कार्य है। महासभा या संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों हेतु विचारणीय मुद्दों को प्रस्तावित करना। तो जो भी विचारणीय मुद्दे हैं उनको इनका काम है प्रस्तावित करना। किसी भी विवाद के दौरान सदस्य राष्ट्रों के मध्य रेफरी की भूमिका निभाना। दोस्तों, इस रेफरी शब्द का तात्पर्य ये होता है, जैसे आप जानते हैं कबड्डी में या फुटबॉल में एक रेफरी होता है, तो वो क्या करता है कि दोनों पक्षों के बीच में निर्देशन का काम करता है, उनको गाइड करता है। तो इस तरह से जो है अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको बाहर कर देता है। तो विवाद हो जाने पर ये दोनों पक्षों के मध्य में जो है कि दोनों देशों के मध्य में एक तरह से रेफरी की भूमिका निभाते हैं। तो वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के 90 नंबर के जो है महासचिव हैं। इनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, जो पुर्तगाल के राजनेता, पॉलिटिशियन या फिर डिप्लोमेट्स या राजनयिक हैं। वह 1995 से 2002 के मध्य पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह 13 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में निर्वाचित है और इनका कार्यकाल 2021 तक रहेगा। तो इस तरह से जो है ये वर्तमान महासचिव हैं। अब हम यहीं से ये टॉपिक समाप्त हो जाता है और आपके सभी यूनाइटेड नेशन के सभी अंग आज से समाप्त हो रहे हैं। आप और अंगों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे पिछले चैनल जो है आप यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नाम की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। जैसे इनमें से सबसे पहला जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके बारे में आपने UNDP इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, तो इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 170 देशों में कार्य करता है, यानी कि 170 देशों में कार्य करता है। गरीबी उन्मूलन यानी एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, फिर है असमानता समाप्त करना, एलिमिनेशन ऑफ
इनइक्वालिटी तथा देशों की सतत उन्नति या हम कह सकते हैं सस्टेनेबल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना जैसे कार्य इसमें शामिल है। तो इसका काम क्या क्या है? गरीबी उन्मूलन, असमानता समाप्त करना, देशों की सतत उन्नति को प्रोत्साहित करना जैसे कार्य इसमें शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की मदद करता है को संयुक्त राष्ट्र विकास अभिकरण यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि इस कार्यक्रम को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एजेंसी इसको लागू करने का काम करते। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में दिया जाने वाला फंड संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर कोई देश चाहे कि मुझे नहीं देना है फंड तो फिर वो नहीं दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता है, कोई बाध्यता नहीं है इसके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एनुअल रिपोर्ट है या वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत विकास की प्रगति का मापन यानी कि जो डेवलपमेंट है उसकी प्रोग्रेस का जो है मापन, मेजरमेंट तथा उसका एनालिसिस या विश्लेषण किया जाता है। तो इस जो रिपोर्ट के द्वारा जो देशों में यूएनडीपी काम कर रही है और इसके द्वारा जो भी परिणाम निकलते हैं तो उससे उनकी विकास की प्रगति और उसके अलावा उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से फिर अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिनको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सतत विकास लक्ष्य जिनका हिंदी में नाम है, सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों या ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका एक अन्य नाम ये है, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में है कि ग्लोबल गोल्स किनको हम कहते हैं, तो आप बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा स्वीकार किए गए थे, मतलब इनको एक्सेप्ट वर्ष 2015 में किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन लक्ष्यों के उद्देश्यों में गरीबी को समाप्त करना, भी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अपने ग्रह की सुरक्षा करना, तो अपने ग्रह की मतलब इसका तात्पर्य है कि हमारे जैसे ग्रह में इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है, तो उसको जो है कम करने की और उसको समाप्त करने की ओर बढ़ना और इससे अपने ग्रह की सुरक्षा करना। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य आशय है वो ये है कि जब पृथ्वी पर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे जो है पृथ्वी से निकलने वाली हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है और उससे जो है एक ऊष्मीय वातावरण, एक गर्म वातावरण तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट होने लगते हैं या पिघलने लगते हैं। तो इस तरह से ये इसी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और अब आप इसको समझ गए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं। अब आगे बात करेंगे मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है यानी स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स है। तो सांख्यिकी समग्र सूचकांक, इसका तात्पर्य ये है कि इसमें सांख्यिकी एक स्टैटिस्टिक डेटा अवेलेबल किया जाता है और उसी को फिर एनालाइज किया जाता है, जिसके अंतर्गत लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्यास्थता। जीवन प्रत्यास्थता दोस्तों क्या है? जीवन प्रत्यास्थता है किसी भी देश में नागरिकों की औसत आयु कितनी अधिक है, तो उसको हम जीवन प्रत्यास्थता के अंतर्गत काउंट करते हैं। फिर है एजुकेशन, प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम के अनुसार विभिन्न देशों की रैंकिंग तय होती है। ये पैरामीटर्स हैं, एक तो जीवन प्रत्यास्था और शिक्षा, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, ये जो है मुख्य इसके पैरामीटर्स हैं। HDI का विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 में 10 से देशों के विकास की स्थिति को जानने हेतु किया जाने लगा।
तो इसका तात्पर्य ये है कि जब इसका विकास इन्होंने किया, उसके कुछ समय बाद 2010 से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब कोई देश इस सूचकांक में उच्चतम रैंक प्राप्त करता है, तब इसका तात्पर्य यह है कि उस देश में जीवन अवधि, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा है। अगर निचले रैंकिंग से है तो जो है उसका ये स्तर जो है बहुत गड़बड़ है। अभी हम आगे देखेंगे जो कुछ 2019 की जो रिपोर्ट आई है HDI, उसमें कुछ प्रमुख देशों का स्थान जो कि भारत से संबंधित हैं। जैसे टॉप 3 पहले देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर आया था नॉर्वे, और दूसरे नंबर पर आया था आइसलैंड, तीसरे नंबर पर आया था स्विट्जरलैंड। तो इन तीनों की रैंकिंग जो है बहुत ऊपर से है। तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15वें नंबर पर है। फिर अगला है 26वें नंबर पर फ्रांस। फिर है 49वें नंबर पर रशियन फेडरेशन। फिर 85वें नंबर पर है चाइना। 129वें नंबर पर है भारत। भारत का स्थान 129वें नंबर। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर ना मतलब ना तो भारत बहुत नीचे स्तर में है और ना ही भारत बहुत ऊंचे स्तर में है, बीच के स्तर में है। फिर 134वें नंबर का 34वें नंबर पर है भूटान। फिर 135वें स्थान पर है बांग्लादेश। फिर सबसे नीचे निचले पायदान पर है पाकिस्तान 152वें नंबर पर। तो इस तरह से ये एक 2019 की जो है रिपोर्ट है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा देश कितनी खराब स्थिति में है, कौन सा देश कितनी अच्छी स्थिति में है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप हमें जो है आप इंडियन इकॉनमी और करेंट अफेयर्स, इसके अलावा जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, सॉरी डिस्क्रिप्शन में तो ये नहीं मैंने दे रखा है, लेकिन आप जब मैं PDF दूंगा तो इन आइकन्स पे आप क्लिक करके इनके सीधे चैनल पर पहुंच सकते हैं। इनको सीधा फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।